नमस्कार, अभिवादन। रेमेडियल क्लास में आज मैं एक टॉपिक है मेरा वैद्युत सेल, क्लास 12 इंटरमीडिएट फिजिक्स में चैप्टर नंबर 6 की आज मैं शुरुआत करूंगा। चैप्टर 6 की पहला ही क्लास आज। बहुत अच्छा टॉपिक विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल की मैं चर्चा करूंगा। सेल शायद हम में से कोई सा ऐसा नहीं जिसका हम यूज ना करते हों या जिसका नाम हमने ना सुना हो। वैद्युत सेल है क्या? आपने देखा ना वैद्युत सेल, आपने निप्पो या बहुत सारे आते हैं ना एवरीडे वगैरह के, उसमें आपने देखा होगा पूरा सेल बाहर एक नोक से निकली रहती है ना। उसमें होता क्या है कि वैद्युत सेल एक विद्युत ऊर्जा का स्रोत है। मतलब आपने देखा ना, अगर लाइट नहीं आ रही है तो टॉर्च जला ली, सेल वाली यूज कर लिया। सेल वाले बहुत से, अब तो रेजर आ गए, वो भी यूज कर लेते हैं, बहुत से सामान आते हैं। तो वैद्युत सेल वैद्युत ऊर्जा का स्रोत है जो किसी परिपथ में विद्युत आवेश के प्रवाह के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। पर विद्युत आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है, परंतु उस आवेश को ट्रांसमिट करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और वो सेल देता है। यानी सेल में होगा क्या, बेसिकली क्या होता है सेल में, अगर मैं सेल की बात करूं तो उसमें दो तो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक को धन प्लेट कहते हैं, एक को ऋण प्लेट कहते हैं, और बीच में एक घोल भर देते हैं, उसे विद्युत अपघटक कहते हैं। ये आपने सुना होगा सबने ना, विद्युत अपघटक। दो प्लेट पड़ी होती हैं, उन्हें दो इलेक्ट्रोड कहते हैं, उसे विद्युत अपघटक कहते हैं। अब इसमें क्या हुआ, इस विद्युत अपघटक में बहुत सारे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, तो उनमें बहुत सी रिएक्शंस होती हैं। ऐसी चीज़ इसमें भरी जाती है जो आयनों में टूट जाए, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन। और जब वो पॉजिटिव आयन निगेटिव आयन है तो निश्चित रूप से वो पॉजिटिव आयन एक प्लेट की तरफ चलते हैं, निगेटिव आयन दूसरी तरफ चलते हैं, तो इसी प्रकार का लिक्विड को भरा जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि सेल में एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड ही उसे क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा उसमें हो गई। अब वो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, उसे को हम सेल कहते हैं। धनावेशित छड़ एनोड की तरह कार्य करती है, ऋणावेशित छड़ को कैथोड की तरह कार्य करती है। अब सेल कितने प्रकार के होते हैं? देखो बेसिकली सेल दो प्रकार के होते हैं, एक प्राथमिक सेल और एक द्वितीयक सेल। पहले प्राथमिक सेल की बात कर लें। प्राथमिक सेल का कार्य वही है जो सेल का सामान्य कार्य है, रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है और आवेश को प्रवाहित होने में मदद करता है। आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो, स्थानांतरित हो, उसके लिए ऊर्जा प्रदान करना काम है सेल का। अब देखो एक वोल्टेज सेल है। मेरे ख्याल से कोई सा कंपटीशन ऐसा नहीं होता जिसमें ये नहीं पूछा जाता है वोल्टेज सेल में एनोड कौन है, कैथोड कौन है, विद्युत अपघटक कौन है। तो वोल्टेज सेल एक प्राथमिक सेल है और इसमें विद्युत अपघटक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, एनोड होता है तांबे का, कैथोड होता है जिंक का। लैक्लांसे सेल में विद्युत अपघटक है अमोनियम क्लोराइड, एनोड होता है कार्बन का, ग्रेफाइट का, और कैथोड होता है जिंक का। ठीक। डैनियल सेल में विद्युत अपघटक कॉपर सल्फेट होता है और एनोड कॉपर का बर्तन और कैथोड जिंक का होता है। शुष्क सेल जो आप बैटरी में डालते हैं ना, टॉर्च में, विद्युत अपघटक अमोनियम क्लोराइड होता है, एनोड कार्बन का होता है, कैथोड जिंक का, देखो कैथोड जिंक का पात्र होता है। और लैक्लांसे सेल का एक संशोधित रूप है, कौन? लैक्लांसे सेल का संशोधित रूप है शुष्क सेल। क्लियर है? अब आगे हम इसमें चलते हैं। सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं? द्वितीयक सेल। घर पर इन्वर्टर सबके है ना? क्या वो ऐसा होता है कि उसकी बैटरी आई, आपने वो डिस्चार्ज हो गया, आपने बैटरी फेंक दी, ऐसा करते हैं? या रोज़ रात को जब लाइट आती है चार्ज हो जाती है, फिर डिस्चार्ज होती है, जब आप यूज़ करते हैं फिर चार्ज होती है, वो द्वितीयक सेल। यानी इसको हम संचयक सेल भी कहते हैं, स्टोर करने की जिसमें क्षमता हो। यानी कि इनको निरावेशित होने के बाद, निरावेशित मतलब डिस्चार्ज जिसे कहते हैं बैटरी डाउन हो गई, बैटरा कहते हैं कहीं कहीं, तो बैटरा कोई शब्द नहीं होता, बैटरी होती है, कहते हैं बैटरी डाउन हो गई, तो उसे फिर से अप कर लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। यानी वह सेल जिसको डिस्चार्ज होने के बाद फिर से चार्ज किया जा सके, फिर से हम उपयोग में ला सके, यानी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, उस सेल को हम कहते हैं द्वितीयक सेल। यानी एक बहुत मोटा सा अंतर, प्राथमिक सेल को हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, यूज एंड थ्रो, और सेकेंडरी सेल को हम यूज कर सकते हैं। सीसा संचयक सेल और क्षारीय संचयक सेल, ये मुख्यतः दो प्रकार के हम सेकेंडरी सेल की बात करेंगे। पहले मैं बात करूंगा सीसा संचयक सेल और क्षारीय संचयक सेल में अच्छा कौन है ना? अब देखिएगा इसमें ये जो क्षारीय संचयक सेल है ये अधिक स्थायी होता है, मजबूत होता है, हल्का होता है ना? अधिक आवेशित होने पर भी ये खराब बहुत कम होते हैं, जबकि जो सीसा संचयक सेल है वो जल्दी खराब हो जाते हैं। क्षारीय संचयक सेल की आयु अधिक होती है, सीसा संचयक सेल की तुलना में इनका विद्युत वाहक बल कम होता है और आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है।
मतलब विद्युत वाहक बल तो कम है, आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा है, परंतु स्थायी है। इस कारण कम प्रबलता की धारा देता है और इसमें पतन भी जल्दी हो जाता है। बात ठीक है, मतलब ब्रेकडाउन जल्दी हो गया पर फिर भी ये कामयाब है। चलो अब मैं सीसा संचयक सेल की बात करता हूँ। बोर्ड एग्जाम में सीसा संचयक सेल के कार्यों के लिए बहुत बार आया है, कंपटीशन में तो आता ही है। पहले इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूंगा। सीसा संचयक सेल में मिश्र धातु की प्लेटें होती हैं। ये जो मैंने पिक्चर ली है, ये असलियत में वो पिक्चर है जो आपके घर के जो बैटरी आप यूज करते हैं उसमें आपने देखा होगा कि उसमें कई सारी प्लेट होती हैं, ये छिद्र युक्त प्लेट होती हैं बहुत सारी, ठीक। और ये सीसा एंटीमनी मिश्र धातु की प्लेटों का समूह होता है। सीसा एंटीमनी मिश्र धातु की प्लेटों का एक समूह, 2 प्लेट, 4 प्लेट, 6 प्लेट, 8 प्लेट, ऐसे ये बनते हैं, ठीक। जो धन प्लेट होती है, इसमें जो एनोड की बात मैं कर रहा हूं, वो Pb3O4 और H2SO4 का पेस्ट होता है। ये धन प्लेट, ये Pb3O4 है इसमें, और Pb3O4 के साथ H2SO4 में मिलाकर उसका पेस्ट बना देते हैं। और जो ऋण प्लेट होती है वो PbO के साथ बनाते हैं। जो ऋण प्लेट है ये PbO और H2SO4 का पेस्ट इसमें रहता है, दोनों को मिला देते हैं तो ये पेस्ट है। और आपने पढ़ाई होगा जो इसमें भरते हैं बीच में वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। ये तो इसकी बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई, ठीक। अब मैं इसकी बात करता हूं कि जब आप बैटरी बाजार से लाएंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले आपने सुना होगा वो कहता है मिस्त्री कि इसको हम चार्ज करके खुद दूंगा एक बार, है ना। एक बार जब वो चार्ज करता है सबसे पहले, तब क्या होता है मैं उसकी बात करता हूं। देखो अब मैंने इसकी साइंटिफिक पिक्चर ली है जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं आपको। इसमें क्या होता है, आपने धन प्लेट ली, आपने एक कैथोड लिया, एक एनोड लिया और बीच में गंधक का अम्ल भर दिया। क्लियर। आपको याद होगा कि जो धन प्लेट पर थी वो क्या था, मेनली क्या था, Pb3O4 था और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड था, और जो ऋण प्लेट था वो PbO था। अब मैं बात करूंगा जब पहली बार चार्जिंग हुई इसकी तब क्या हुआ। जब पहली बार चार्जिंग होती है तो आपने देखा होगा, आपने इसमें देखा होगा पहली बार की चार्जिंग में कि H2SO4 बीच में भरा, और मैंने बताया था कि उस H2SO4 का आयनीकरण हो जाता है, वो टूट जाता है H आयन और SO4 आयन में। मैंने ये लिखा है, ये H2SO4 टूट जाता है काहे में, H आयन और H2SO4 आयन में टूट जाता है। क्लियर। अब होगा क्या, जो H आयन है, क्योंकि इसे बाहर से हम करंट दे रहे हैं, हम इसे बाहर से करंट दे रहे हैं यहाँ से, और जब हम इसे बाहर से यहाँ पर करंट देंगे तो क्या होगा, बाहर से दे रहे हैं ना करंट। अब जब हम बाहर से करंट दे रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन हुई, आप बताओ। ये इधर से हम करंट दे रहे हैं बाहर से, तो जो H आयन होगा और जो सल्फेट आयन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। धन प्लेट पर जो ये Pb3O4 था ये PbO2 में बदल जाता है, और जो ऋण प्लेट पर PbO था वो Pb में बदल जाता है। और इस प्रकार ये PbO2 और Pb यहाँ चित्र में आपको विभिन्न किताबों में लिखे मिलेंगे। ये पहली बार चार्जिंग पर यह काम हो गया। क्लियर। और जब ये कार्य हुआ तो जब वो विद्युत वाहक बल 2.2 वोल्ट तक जब तक नहीं पहुंच जाता है इस सीसा संचयक सेल का, जब तक इसे चार्ज करते रहते हैं, और H2SO4 गाढ़ा हो जाता है, उसका घनत्व हो जाता है 1.25 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्लियर। ये इसकी बेसिक स्ट्रक्चर है पहली बार चार्ज करने के बाद। अब पहली बार चार्ज करने के बाद हम क्या करेंगे, पहली बार चार्ज करने के बाद हम इससे धारा लेने का काम करेंगे। सेल से धारा लेंगे, सेल से धारा लेंगे ना भाई, चार्ज तभी तो करा जिसका यूज हमें करना है। तो उस स्थिति में क्या होता है, चार्ज धारा जब लेते हैं तो आपने देखा यहाँ पर क्या होगा, जब हम धारा लेंगे इससे तो जो H आयन थे इसमें वो धन प्लेट की तरफ चलने लगते हैं, धारा की दिशा में चलेगा, धारा बाहर को जा रही ना, तो H आयन इधर को चलने लगते हैं, और सल्फेट आयन उल्टी दिशा में जाने लगते हैं, ऋण की तरफ जाते हैं। तो यानी जो H आयन आए हैं वो H आयन कहाँ आए, PbO2 पर, PbO2 पर, और PbO2 में H2SO4 पहले से पेस्ट था, मैंने बताया, उस पर H आयन आए और इलेक्ट्रॉन उसने ग्रहण किए और PbSO4 में कन्वर्ट हो गया। उधर सल्फेट आयन चले गए कहाँ पर, Pb पर,
जो दूसरी प्लेट Pb की थी वो चार्जिंग के समय बन गई थी, वो भी PbSO4 में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन जो थे वो मुक्त अलग हो गए। सही जी। यानी कहने का मतलब है जब हमने पहली बार चार्ज किया था तो एक प्लेट PbO2 की बन गई थी, दूसरी प्लेट Pb की बन गई थी, ये चार्जिंग से पहले। परंतु जब हमने उसे धारा लेनी शुरू हुई तो वो PbO2 भी PbSO4 में बदल गया और Pb भी PbSO4 में बदल गया। धीरे धीरे वो जो अम्ल था उसकी सांद्रता घटती चली जाएगी, उसका घनत्व घटता चला जाएगा और उसका घनत्व जब 1.18 तक पहुँच जाएगा, उसका विद्युत वाहक बल कम हो जाएगा, तो हम कहेंगे हमारा सेल डिस्चार्ज हो गया। अब हमें फिर चार्जिंग की ज़रूरत है, विद्युत वाहक बल कम हो गया, सेल का सल्फ्यूरिक एसिड का घनत्व भी कम हो गया और हमें अब चार्जिंग की ज़रूरत है। क्लियर। अब हम उसे चार्ज करना शुरू करेंगे। जब हम सेल को दोबारा से चार्ज करते हैं, क्योंकि दोनों जगह आपने देखा कि दोनों जगह PbSO4 आ गया, एनोड भी और कैथोड भी दोनों PbSO4 हो गए। जब हम उसे चार्ज करना शुरू करते हैं तो अब H आयन क्या होगा, अब H आयन कैथोड की तरफ चलेगा और SO4 आयन क्या होंगे, SO4 आयन एनोड की तरफ चलेंगे। डायरेक्शन बदल गई ना। अब पहले हम धारा ले रहे थे, अब हम धारा दे रहे हैं। जब हम धारा दे रहे हैं तो क्या होगा, H आयन तो धारा की दिशा में जाएगा और सल्फेट आयन धारा की दिशा के विपरीत जाएगा, निगेटिव आयन है। तो अब क्या होगा, जो दोनों PbSO4 थे वो फिर भी PbO2 में और PbO2 में Pb में बदल जाएंगे। यानी वही बात हो रही ना, इलेक्ट्रोड PbO2 में और PbSO4 में बदलते हैं, Pb और PbSO4 में बदलते हैं, ये क्रिया चलती रहती है। इसका विद्युत वाहक बल चार्जिंग के समय बढ़ता है और फिर से बढ़कर 2.2 वोल्ट हो जाएगा और H2SO4 का घनत्व फिर 1.25 ग्राम पर घन सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार विद्युत वाहक बल घटता रहता है, चार्जिंग करेंगे बढ़ जाएगा, है ना, घनत्व घटेगा, चार्जिंग के समय घनत्व फिर बढ़ जाएगा और ये सेल धारा लेता रहेगा, धारा देता रहेगा। एक थोड़ा समय बाद आंतरिक प्रतिरोध बढ़ना शुरू हो जाता है, विद्युत वाहक बल वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है जहाँ तक पहुँचना चाहिए था। तो 1 साल 2 साल 3 साल बाद एक कैपेसिटी के बाद सेल बेकार हो जाता है, वो डिस्चार्ज जल्दी हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था सीसा संचयक सेल का। चलिए, एक शब्द यहाँ आया विद्युत वाहक बल। मैं विद्युत वाहक बल की बात करता हूँ। ये वो वाला फोर्स नहीं है जो आप कक्षा 9 से पढ़ रहे हैं, बल का मात्रक न्यूटन होता है ना, ये ऐतिहासिक रूप से है। ऐतिहासिक रूप से इसका नाम दिया गया विद्युत वाहक बल। एक ऐसा बल जो परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह लगातार बनाए रखता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक, विद्युत वाहक बल को E से व्यक्त करते हैं। E बराबर W/Q होता है। अगर मैं Q को 1 कूलाम मान लूँ तब E बराबर W, है ना। इसका मतलब क्या है, सेल सहित पूरे परिपथ में, सेल सहित पूरे, सेल सहित मैं कह रहा हूँ, सेल को छोड़कर नहीं, सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश के प्रवाह के लिए सेल द्वारा व्यय ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे कैपिटल E से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट होता है। सेल का ये सिंबल है, एक बड़ा निशान, एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा। बड़ा डंडा जो है, ये जो बड़ी लाइन खींची है ये एनोड के लिए है और ये छोटी जो लाइन है वो कैथोड के लिए है, ऋणात्मक के लिए है। सेल के अंदर ये दिशा मैंने दिखाई है विद्युत वाहक बल की, है ना, तो ये आपको एरो दिख रहा होगा। चलिए, अब ये सेल का विद्युत वाहक बल क्या है। देखो बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल उसका लाक्षणिक गुण होता है, यह विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है, यह इलेक्ट्रोडों के आकार पर, उनके बीच की दूरी पर, विद्युत अपघट्य की प्रकृति पर, मात्रा पर आदि पर निर्भर नहीं करता है। एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, चलो एक ये सेल है ना, यानी कहने का मतलब है कि विद्युत वाहक बल केवल विद्युत अपघट्य और इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करता है। यह विद्युत अपघट्य कैसा है, ये इलेक्ट्रोड किस धातु का है, ये उस पर निर्भर करता है। आपने देखा होगा, अभी मैंने प्राथमिक सेल लिए कई सारे, किसी में जिंक कैथोड है, कॉपर है, कार्बन है, एनोड कैथोड ये बनते हैं। तो जैसा इलेक्ट्रोड वैसा सेल का विद्युत वाहक बल। जैसा विद्युत अपघट्य, कहीं पर नौसादर का घोल लेते हैं, कहीं पर गंधक का अम्ल लेते हैं, तो जैसे उसकी प्रकृति चेंज हुई सेल का विद्युत वाहक बल चेंज हो जाएगा। एक मैंने सेल लिया और उस सेल का विद्युत वाहक बल मान लीजिए E है। मैंने उस सेल को बीच में से काट दिया और सेल के 2 टुकड़े कर दिए। अब इस हिस्से का विद्युत वाहक बल कितना होगा और इस हिस्से का विद्युत वाहक बल कितना होगा। सही जवाब आपने दिया, इन दोनों का विद्युत वाहक बल E ही होगा। क्यों होगा, आधा कर दिया, ये सेल है, इसे मैं तोड़ के 2 कर दूं तो क्यों होगा, क्योंकि विद्युत अपघट्य की प्रकृति नहीं बदली, चूंकि इलेक्ट्रोड की प्रकृति नहीं बदली, इलेक्ट्रोड उसी का है, विद्युत अपघट्य उसी का है, तो विद्युत वाहक बल उतना ही रहेगा। आधा मत कर देना कि 2 हिस्से कर दिए तो विद्युत वाहक बल आधा हो गया, ऐसा नहीं होगा। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर।
अब देखो टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल में एक ही अंतर है। एक की परिभाषा लिखेंगे सेल सहित, एक को लिखेंगे सेल को छोड़कर। कोई परिपथ है, उस परिपथ में एकांक आवेश को यानी 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करना है। 1 कूलाम आवेश को पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए, सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जो ऊर्जा व्यय होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। और अगर सेल को छोड़ दो, बाकी शेष परिपथ की बात करो तो उसे सेल का टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। बहुत छोटा सा अंतर है। चलो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं छोटा सा। किसी वैद्युत परिपथ में 2 एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर मतलब I बराबर 2 एम्पियर 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर, समय है 5 मिनट, 5 मिनट मतलब 5 × 60 300 सेकंड। सेल द्वारा 1200 जूल कार्य किया जाता है। कार्य मतलब वर्क मतलब W बराबर 1200 जूल। विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। फॉर्मूला आपको याद है, E बराबर W/Q होता है। Q की जगह IT, वैल्यू पुट की, आंसर वोल्ट में आ गया। चलो विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर का एक बेसिक पॉइंट और बताता हूँ। EMF यानी विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल उस ऊर्जा को व्यक्त करता है जो स्रोत द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों को दी जाती है, जबकि विभवांतर चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा किए गए कार्य व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा को व्यक्त करता है। विद्युत वाहक बल परिपथ में विद्युत ऊर्जा की वृद्धि को व्यक्त करता है। ये बहुत अच्छा सेंटेंस है। विद्युत वाहक बल परिपथ में विद्युत ऊर्जा की वृद्धि को व्यक्त करता है और विभवांतर विद्युत ऊर्जा की हानि को व्यक्त करता है। बात तो एक ही है, पर दोनों बातों में बहुत बड़ा अंतर है भाई। जो विद्युत सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विद्युत वाहक बल कहते हैं और विभवांतर जो ऊर्जा की हानि हुई उसे कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। चलो आज ये बताएं, कोई कार्य क्या आराम से हो जाता है? आज मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या मेरे लिए सब कुछ परिस्थिति आदर्श होंगी? नहीं होंगी ना, कोई ना कोई तो अवरोध होता है हमेशा। तो धारा के मार्ग में सेल का घोल धारा के मार्ग में एक अवरोध लगाता है। सेल का घोल धारा प्रवाह के मार्ग में अवरोध लगाता है, उसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। जब किसी सेल के दोनों टर्मिनलों को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है तब बाह्य परिपथ में धारा धन इलेक्ट्रोड से ऋण इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है, बाह्य परिपथ में, और सेल के अंदर धारा ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर प्रवाहित होती है। मैंने चित्र बनाया है, इस चित्र को आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सेल के अंदर जो धारा है वो तो ये है, ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर, और बाहर वाले में ऐसे जाएगी ना घूम के, तो धन से ऋण की ओर। ठीक। और मैंने बताया सेल के भीतर विद्युत अपघटय जो सेल का घोल है वो धारा के मार्ग में अवरोध लगाता है और इस अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो आंतरिक प्रतिरोध आप कोई काम करना चाह रहे हैं, आंतरिक आपके घर के फैमिली मेंबर ही आपको उस कार्य करने से रोक रहे हैं, तो वो जो प्रतिरोध लगेगा वो आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध के साथ बाहर का भी प्रतिरोध लगता है जो समाज का है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, वो बाह्य प्रतिरोध है। अब ये आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से व्यक्त करते हैं। कहीं से? स्मॉल r से। आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है मैं उसकी चर्चा करूंगा। आंतरिक प्रतिरोध विद्युत अपघटय की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी विद्युत अपघटय जो घोल है सेल का वो कितना गाढ़ा है, उसकी सांद्रता अगर ज़्यादा होगी तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा, और उसकी सांद्रता कम होगी तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी कम होगा। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ये इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर। ठीक। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी ज़्यादा होगी तो आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। और इलेक्ट्रोडों में डूबे भाग के क्षेत्रफल पर, डूबे इलेक्ट्रोड के क्षेत्रफल पर, पूरे क्षेत्रफल पर नहीं, जो इलेक्ट्रोड का जो पोर्शन उसमें डूब रहा है, जितना ज़्यादा पोर्शन डूबेगा आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा, और जितना कम पोर्शन डूबेगा इलेक्ट्रोड का उतना आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा। विद्युत अपघटय की प्रकृति, इलेक्ट्रोड के पदार्थ की प्रकृति व आयु पर, जैसे जैसे सेल पुराना होता जाता है उसका आंतरिक प्रतिरोध आपने सुना होगा बेकार होता जाता है, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाता है। तो विद्युत अपघटय की प्रकृति पर निर्भर करता है, इलेक्ट्रोड के पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अपघटय का ताप बढ़ने पर श्यानता घट जाने से आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है। ध्यान सुनना, अपघटय, अगर आपने जो लिक्विड भरा हुआ है उसे गर्म कर दिया तो श्यानता घट जाने से आंतरिक प्रतिरोध भी घट जाता है। चलिए, एक बात है कि क्या सेल का विद्युत वाहक बल नियत रहता है? क्या आंतरिक प्रतिरोध भी नियत रहता है? नहीं भैया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध नियत नहीं रहता है, बल्कि समय के साथ साथ आंतरिक प्रतिरोध मैंने बताया ना बढ़ता जाता है। प्राथमिक सेल, एक क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, प्राथमिक और द्वितीयक सेल में किसका आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होता है? तो लिखा है प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध द्वितीयक सेल की अपेक्षा अधिक होता है।
द्वितीयक सेल यूज अच्छा होता है ना, उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। और किसी भी आदर्श सेल का, आदर्श स्थिति किसे कहते हैं, मैं यहाँ पर आपके सामने लेक्चर दे रहा हूँ, तो आदर्श परिस्थिति किसे कहते हैं, जहाँ कोई अवरोध ना हो। अभी लाइट भाग गई, अवरोध आ जाएगा, अभी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, अवरोध आ जाएगा, अभी कोई कॉल आ गई, अवरोध आ जाएगा। तो यानी कोई आदर्श सेल कौन होता है, आदर्श सेल वह होता है जिसका आंतरिक प्रतिरोध शून्य हो। देखो एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है कि सेल के सिरों के बीच विभवांतर विद्युत भागबल से बड़ा कब होता है, विद्युत भागबल से कम कब हो सकता है और उसके बराबर कब हो सकता है। विभवांतर में और विद्युत भागबल में एक संबंध होता है V बराबर E माइनस आई आर। यह फॉर्मूला जब होता है जब सेल से धारा ली जा रही हो, मतलब लाइट नहीं आ रही है, आपके घर में बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है, तब यह कंडीशन होती है। और इस कंडीशन में विभवांतर का मान विद्युत भागबल से कम होता है। यह फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब धारा की दिशा उल्टी हो, माइनस आएगा तो प्लस हो जाएगा। V बराबर E प्लस आई आर, जब सेल को आवेशित किया जा रहा हो तो विभवांतर का मान, सेल के सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत भागबल से बड़ा होता है। ठीक, अब इसी फॉर्मूले में मैं क्या करता हूं, मैंने V बराबर E माइनस आई आर लिखा और इसी फॉर्मूले में धारा को जीरो कर देता हूं, तो ये पोर्शन जीरो हो जाएगा V बराबर E, या आंतरिक प्रतिरोध को जीरो कर देता हूं तो V बराबर E। यानी जब धारा जीरो हो या आंतरिक प्रतिरोध जीरो हो तब बराबर होता है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चन है कि सेल के सिरों के बीच विभवांतर विद्युत भागबल के कब बराबर होता है। कब बराबर होगा, जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध जीरो हो, आदर्श सेल हो वो, या सेल खुले परिपथ पर हो, सेल में धारा जीरो हो। ठीक, तो इस प्रकार एक बहुत अच्छा सर्किट है। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं छोटा सा। 3.2 वोल्ट की बैटरी, 3.2 वोल्ट की बैटरी, इसका सीधा सा मतलब है ये सेल का बैटरी का विद्युत भागबल है। कई सेल जुड़े हों तो बैटरी बन जाती है। तो 3.2 वोल्ट की बैटरी, यानी ये E है, कैपिटल E। 1.5 ओम आंतरिक 1.5 ओम प्रतिरोध है बैटरी का, तो ये जो बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल R 1.5 ओम। 2 एम्पियर की धारा यानी I है 2 एम्पियर। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल r। I बराबर E बटा कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I की वैल्यू 2 लगाया, E की वैल्यू 3.2, R की वैल्यू लगाया, सॉल्व किया, आंसर आंतरिक प्रतिरोध का 0.1 ओम मेरा आ जाएगा। ठीक, एक और अच्छा क्वेश्चन, किसी कार की संचायक बैटरी, संचायक वही है ना जो डिस्चार्ज हो रही, चार्ज हो रही, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत भागबल 12 वोल्ट है। कितना, 12 वोल्ट, यानी ये E आया विद्युत भागबल कैपिटल E। यदि बैटरी को आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, स्मॉल r। आंतरिक बैटरी से ली जाने वाली धारा का अधिकतम मान क्या होगा, अधिकतम मान I बराबर होता है E बटा R प्लस R। इस न्यूमेरिकल में बाह्य प्रतिरोध नहीं दे रखा है, तो बाह्य प्रतिरोध अधिकतम धारा की बात की है। अधिकतम धारा तब होगी जब बाह्य प्रतिरोध कम से कम हो, और बाह्य प्रतिरोध को जीरो मान लेते हैं। यह आंसर आ गया 30 एम्पियर। सेलों के विभिन्न क्रम, अब देखो बच्चा, सेलों को कई क्रम से जोड़ा जा सकता है। अगर कुल बाह्य प्रतिरोध, सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कम है, बाह्य प्रतिरोध ज़्यादा है, तो हम सेलों को अधिकतर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। और अगर जो समांतर क्रम में जोड़ने के बाद जो प्रतिरोध आया वो बाह्य प्रतिरोध से बहुत ज़्यादा है, तब हम सेलों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक, एक बहुत पॉपुलर क्वेश्चन आता है सेलों को मिश्रित क्रम में। देखो जी, सेलों को मिश्रित क्रम में जोड़कर हम अधिकतम सामर्थ्य शक्ति या अधिकतम धारा कब प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कंडीशन है, यदि सेलों के मिश्रित क्रम का कुल आंतरिक प्रतिरोध, ध्यान से सुनना, यदि सेलों के मिश्रित क्रम का कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के बराबर है, तब हम सेल से अधिकतम धारा, उस निकाय से अधिकतम धारा प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो इसमें, इसके ऊपर चूंकि न्यूमेरिकल कई बार आ चुका है, इसमें हम क्या करते हैं, कई सेल है, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, हमने सेलों को कई पंक्तियों में जोड़ा और m पंक्ति जोड़ी, m पंक्ति, और एक पंक्ति में हमने n सेल जोड़े। एक पंक्ति में कितने, n सेल। तो ये हमारा कुल प्रतिरोध का फॉर्मूला होगा mr बराबर n स्मॉल r। ये इस फॉर्मूले सुन लीजिए क्या क्या है। m पंक्तियों की संख्या है, कैपिटल R का फॉर्मूला हो सकता है nr बटे m, ऐसे भी याद कर सकते हो। कैपिटल R का फॉर्मूला आया nr बटे m, ऐसे भी जोड़ सकते हो आप। ये R बाह्य प्रतिरोध है, nr बटे m कुल आंतरिक प्रतिरोध है, m पंक्तियों की संख्या है और n
एक पंक्ति में सेलों की संख्या। जब ये कंडीशन होती है कि कुल बाह्य प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो, तब अधिकतम धारा प्रवाहित होती है, अधिकतम धारा के साथ अधिकतम शक्ति प्राप्त होती है सेल से। हम सेल का सबसे ज़्यादा यूज कर सकते हैं और मैक्सिमम करंट होता है Imax बराबर ME/2R, Imax बराबर NE/2R, Pmax बराबर N²E²/4R। एक न्यूमेरिकल की मदद से मैं अपनी बात की पुष्टि करता हूँ। अरे आप सोच रहे होंगे इतना लंबा चौड़ा न्यूमेरिकल है, बोर्ड का आया हुआ है, NCERT का है। हमारे पास 12 सेल हैं। कितनी सेल? 12, जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, E। विद्युत वाहक बल को E। आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, कौन? R। इन सभी सेलों के संयोजन का प्रयोग करके 1.5 ओम के बाह्य प्रतिरोध को क्या कहोगे? कैपिटल R। ये क्या है? स्मॉल r। ये क्या है? E। 12 सेल किस प्रकार जोड़ें कि इस प्रतिरोध में अधिकतम धारा मिले, अधिकतम धारा का मान भी ज्ञात करो। अधिकतम शक्ति भी पूछ सकता आपको। मान लेते हैं 12 सेल हैं, 12 सेल को किस प्रकार जोड़ें अधिकतम धारा प्राप्त हो। मुझे नहीं पता कि 3 पंक्ति में 4 सेल एक पंक्ति में कैसे कैसे जोड़ें। मैंने मान लिया कि माना m पंक्ति लेंगे हम ना, m पंक्ति लेंगे और एक पंक्ति में n सेल लगाएंगे, है ना। तो यानी वो mn जो हुआ, एक m पंक्ति है, n सेल, एक पंक्ति में n सेल, तो mn का मान 12 हुआ नहीं हुआ भाई? mn का ही तो मान 12 होगा। 4 गुणा 3, 3 पंक्ति में, एक पंक्ति में 4 सेल, 6 गुणा 2 पंक्ति 6, एक पंक्ति में 2 सेल, mn बराबर 12 आ गया ना इससे। चलो आ गया। अब आगे मैं चलता हूँ। देखो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि सेलों का मिश्रित क्रम में अधिकतम धारा तभी प्राप्त होगी जब कुल बाह्य प्रतिरोध कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा। चलो इस बात को आगे चलते हैं। मैंने आपसे लिखा, उसी न्यूमेरिकल का मैं जवाब दे रहा हूँ। मैंने उसमें लिखा सेलों को m पंक्ति में रखेंगे और प्रत्येक पंक्ति में n सेल रहेंगे, तो mn हुआ कुल सेल। ये कुल प्रतिरोध बराबर NR/m मैंने बताया था। mn बराबर 12 मैंने बताया। R की वैल्यू दे रखी थी 1.5 मैंने लगा दी। n की वैल्यू मुझे पता नहीं, आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है, m लगाया, 0.5 से ये कट जाएगा 3 बार और n बराबर 3m आ गया। आया? अब देखो मैंने n की वैल्यू यहाँ लगाई, mn बराबर 12 में n की जगह 3m लगाया, 3 से 12 काट दिया 4 बार, m² बराबर 4 आया, है ना। m बराबर 2 आ गया। m बराबर क्या आया? 2। मैं n की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। n बराबर 3m है, 3 गुणा 2 यानी 6 आया। यानी कहने का मतलब है, उसने पूछा ना सेल को किस प्रकार जोड़ोगे, तो मेरे पास जवाब आ गया कि मैं 2 पंक्तियों में सेल को जोड़ूंगा और एक पंक्ति में 6 सेल होंगे। यानी इस प्रकार जोड़ेंगे, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, पांचवा सेल, छठा सेल, 1 2 3 4 5, ये 6 सेल। और दूसरी पंक्ति में फिर 1 सेल, 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार हम जोड़ेंगे। वो चित्र बनाने को भी कह सकता है, चित्र बनाकर दिखाओ, तो चित्र बनाकर आप दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार अधिकतम धारा ME/2R, m की वैल्यू पुट की, आ गया मेरा आंसर। अधिकतम धारा पूछता तो अधिकतम धारा हम निकाल देते। यानी इतना बड़ा न्यूमेरिकल नहीं था, बहुत छोटा सा ये न्यूमेरिकल था। अब चलिए एक न्यूमेरिकल में आगे के लिए और लेता हूँ, क्योंकि अगला टॉपिक मेरा किरचॉफ का नियम होगा, उससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन ले लेते हैं। A व B के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आपके पास 100 रुपये हैं, आप शाम को खर्च करते हैं, आपके 20 रुपये बचते हैं, तो जहाँ जहाँ आपने खर्च किए वहीं तो लेते चले जाएंगे ना। हिसाब लेना है तो 100 रुपये का, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। ये एक सर्किट दिए जाते हैं, विभिन्न परिपथ के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं और कहा गया A व B के बीच विभवांतर ज्ञात करो, यानी यहाँ विभवांतर ज्ञात करना। ठीक, 1 एम्पीयर धारा बह रही है। ठीक, यहाँ से 12 वोल्ट चलते हैं। कितने वोल्ट चलते हैं? 12 वोल्ट। इधर को आया 12 वोल्ट, यहाँ कुछ खर्च हुआ, फिर यहाँ खर्च हुआ और यहाँ 0 हो गया और यहाँ 12 वोल्ट है। तो आपको 12 वोल्ट के ऊपर तो चलनी है गाड़ी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। यहाँ धारा 1 एम्पीयर है, तो यहाँ भी धारा 1 एम्पीयर होगी। अब आप बताएं, 12 वोल्ट से शुरू होकर यहाँ 0 हो रहा है, यानी ये 12 वोल्ट की खपत बीच में ही तो कहीं हुई है ना। 12 वोल्ट की खपत बीच में ही तो कहीं हुई ना। तो पहले इस 4 ओम पर देख लेते हैं कि यहाँ 1 एम्पीयर धारा आ रही थी ऊपर से, ये 4 ओम है कि 4 ओम पर कितना विभवांतर बचा, बाकी बीच में खर्च हो गया।
ये तो कहानी होगी। तो मैंने निकाला 4 ओम के शुरू के बीच विभवांतर, तो 4 ओम में धारा कौन है, 1 एम्पियर, प्रतिरोध है 4, तो ये 4 वोल्ट आया। यानी यहाँ पर 4 वोल्ट है और यहाँ 12 वोल्ट था, तो यानी यहाँ क्या गया, 8 वोल्ट। तो 8 वोल्ट किसके बीच आया, ए और बी के बीच, तो ए व बी के बीच विभवांतर आया 8 वोल्ट। क्लियर। इसी क्वेश्चन में अगर ये कहता कि आर की वैल्यू भी ज्ञात करके दिखाओ, तो मैं निकाल देता आर बराबर वी बटे आई। आर के सिरों पर विभवांतर आया 8 और धारा 1, तो कितना आया, 8 ओम का प्रतिरोध है इसका मतलब। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम दूर दूर तक नहीं होती है। क्लियर है बात, समझ ना आई बात को, क्लियर हो गई। तो बस इसका दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा आपको और अगले टॉपिक में लाकर। इसका एक छोटा सा टॉपिक और ले लेता हूँ इसमें कि एक ये परिपथ है, प्रवाहित धारा और प्रत्येक सेल के शुरू के बीच विभवांतर ज्ञात करो। ये 2 सेल देख रहे हैं इसमें, आप न्यूमेरिकल से मत भागा करो। न्यूमेरिकल हमेशा जब थ्योरी हम अच्छी पढ़ते हैं, हमें सिद्धांत क्लियर होते हैं, तो न्यूमेरिकल गलत ही नहीं कर सकते, और कंपटीशन में तो न्यूमेरिकल ही आते हैं ज़्यादातर। अब आप देखें धारा और विभवांतर ज्ञात करना, ये सेल इधर को धारा दे रहा है, ये सेल क्योंकि जो बड़ा सिरा है वो एनोड होता है, उससे बाहर की तरफ धारा जाती है, ये भी धारा इधर को दे रहा है, तो दोनों सेल श्रेणी क्रम में तो हैं पर साथ ही साथ दिशा भी एक है। ये E1 है 1.5 वोल्ट, ये E2 है 1.5 वोल्ट। नेट विद्युत वाहक बल E बराबर E1 प्लस E2, E बराबर 1.5 प्लस 1.5, E बराबर 3 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़ जाते हैं 0.5, ये मैंने ये जोड़ लिए। I बराबर E बटे R प्लस R से धारा ज्ञात कीजिए, क्योंकि उसने धारा पूछी है और विभवांतर पूछा है। इस सबसे पहला तरीका यही होता है कि सेल जिस क्रम में हो उस क्रम में विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध को जोड़ लीजिए। I बराबर E बटे R प्लस R, E की वैल्यू 3 लगाया, R की वैल्यू 2.25 दे रखा है, ये रहा, स्मॉल r लगाया, I 1 एम्पेयर आ गया। अब I 1 एम्पेयर आ गया है, इस सेल को हम चार्ज तो कर नहीं रहे हैं, है ना, सेल से धारा हम ले रहे हैं, तो इनके सिरों के बीच विभवांतर कैसे ज्ञात करूंगा, V बराबर E माइनस आई आर से। अब आप देखो मैंने लगाया इसमें ये V बराबर E माइनस आई आर। अगर मैं पहले सेल की बात करूंगा तो E 1.5 है, I की वैल्यू मैंने 1 कैलकुलेट की है, R की वैल्यू 0.5 लगाया, आंसर आ गया। इसी प्रकार दूसरे सेल की बात की, मेरे पास E 1.5 आया, I 1 एम्पेयर मैंने कैलकुलेट किया, R 0.25 है, ये मेरा आंसर आ गया 1.25 वोल्ट। एक न्यूमेरिकल और है, 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली, विद्युत वाहक बल को E कहते हैं, ये कैपिटल E है, 1.5 वोल्ट, 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r कहते हैं, ये स्मॉल r है 0.5 ओम। सेल को आवेशित किया जा रहा है, सेल से धारा नहीं ली जा रही है, सेल को हम आवेशित कर रहे हैं। तो ये यदि परिपथ में धारा 2 एम्पेयर है, I की वैल्यू 2 एम्पेयर हुई, तब सेल के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा। सेल के सिरों के बीच विभवांतर का फॉर्मूला होता है V बराबर E प्लस आई आर। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि सेल से धारा ले नहीं रहे हैं, सेल को धारा दे रहे हैं। V बराबर E की जगह 1.5, I की वैल्यू पुट की, आंसर मेरा आ गया। ठीक, एक न्यूमेरिकल और है मेरा, देखो बहुत अच्छा न्यूमेरिकल ये है, इसे मैं अच्छा न्यूमेरिकल मानता हूँ। किसी सेल से 0.6 एम्पेयर धारा लेने पर 1.6 वोल्ट उसके सिरों के बीच विभवांतर आता है। 0.8 एम्पेयर धारा लेने पर उसी सेल से, यानी धारा के 2 मान हो गए, एक को I1 कह देता हूं और एक को I2। विभवांतर के भी 2 मान हो गए, एक को V1 कह देता हूं और दूसरे को V2। यानी जब हम पहली धारा ले रहे हैं तो इतना विभवांतर फिर इतना विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करो। जनरल फॉर्मूला है V बराबर E माइनस आई आर। जब सेल से धारा ले रहे हूँ, हमने सेल को आवेशित करने की बात तो की नहीं, जो मैं बीच में प्लस लगाऊं, तो V बराबर E माइनस आई आर। पहली वैल्यू लगाता हूँ, V की जगह 1.6, E की जगह कैलकुलेट करना है, I की जगह 0.6, ये आया पहली समीकरण। फिर दोबारा दूसरी समीकरण ले लेते हैं, दूसरी समीकरण दूसरे सेल के उसी सेल के लिए बनती है। इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके E और R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इन्हें कैसे सॉल्व किया, समीकरण 1 मान लेता हूँ, इसे समीकरण 2 मान लेता हूँ, मैंने 1 में से 2 घटाया, तो यहाँ आया 1.6 माइनस 1.3, E से E कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो गया 0.8 R, ये घट के 0.2 R आया, 1.6 में से 1.3 गया तो 0.3 आया, पॉइंट से पॉइंट टूट जाएगा और 2 से 3 कटेगा, 1.5 ओम आंसर आ गया। ठीक, इसका मान समीकरण 1 में रख देता हूँ, पॉइंट R का मान लगाया 1.5, सॉल्व किया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार बहुत हल्का सा न्यूमेरिकल इसमें आता है। थैंक यू, नमस्कार।